अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शब। नाज़रीन, सीट बेल्ट बांध लीजिए, आज का शो बड़ा खास है, बहुत एनर्जी वाला है। वीक का पहला शो है इसलिए भी, और जो मेहमान आने वाले हैं उस लिए भी। और शुएब ने तैयारी कर ली है पहले से, वो आपको सरप्राइज मिलेगा शो के दरमियान। हमें कहा तो ये गया है कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जरूर हिल जुल के उस तरफ जाएं। लेकिन उन सेगमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले जो सबसे अच्छी खबर है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। और खबर हमारे पास हुकूमत के एक अहम फैसले से मुताल्लिक है। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि पहली मरतबा होगा ये कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इनको बेनजीर कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। चूंकि पहले हम यही देखते आए थे कि इनको उससे अलग रखा गया, लेकिन अब शाजिया मरी साहिबा उन्होंने कहा है कि नहीं, ये होगा, ट्रांसजेंडर्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसके तहत ख्वाजा सरा कम्युनिटी का भी इंदराज होगा। दरखास्त गुजारों के लिए क्राइटेरिया रखा गया है और इसके लिए जो शनाख्ती कार्ड है ये पहले अपडेट कराना होगा। उसके बाद जितने भी तहसील दफातर है वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगी तमाम ख्वाजा सराओं को, और उसके बाद उनके इंदराज के बाद वेरिफिकेशन के बाद जैसे बाकी लोगों के लिए प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के तहत उन लोगों को भी हर 3 माह के बाद एक मुख्तस करदा रकम दी जाएगी। 7,000 रुपए दिए जाएंगे। 81 पे आप मैसेज करें, उसी से आपकी वेरिफिकेशन सारी जो है वो प्रोसेस होगी। तो ये थी आज की पहली खबर। अब जरा बढ़ते आगे। 5 दिसंबर है आज, मेरी बर्थडे बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज मोहब्बत का दिन है। मोहब्बत का दिन है, बिल्कुल, और मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है, मेहनत का दिन नहीं मनाया जा रहा। और ये मोहब्बत का दिन जमीन से है। आपने एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करने लग जाना, अपनी जमीन से अपनी मिट्टी से मोहब्बत करनी है। बिल्कुल। इस दिन के मनाने का मकसद क्या है कि मिट्टी के अंदर जो अफजाइश पाने वाले मादनियात हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ करें, और ये करना बड़ा अहम है। हमारे पास इससे मुताल्लिक एक रिपोर्ट है, आइए मिलकर देखते हैं। मिट्टी से मोहब्बत के दिन की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। अच्छा, चलें कुछ विजुअल आपको दिखा भी रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह इस कायनात में ज़मीन को तख्लीक किया, वो सयारा जहां इंसानी वजूद क़याम पज़ीर, और मिट्टी से मोहब्बत इंसान की फितरत में हम देखते हैं कि शामिल है। और क्योंकि खुद इंसान जो है वो मिट्टी से बना है, और 95% जो हमारी ग़ज़ा है उसका ताल्लुक भी मिट्टी से है कि मिट्टी से हम हासिल करते हैं। 18 कुदरती केमिकल अज्जा में 15 जो है वो मिट्टी से ही हासिल किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मिट्टी के कई एस्पेक्ट हैं। एक तो वो ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, जो हमारा वतन है, मिट्टी से मोहब्बत एक वो भी है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत का एक पहलू ये भी है कि इस ज़मीन से अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं। हम इस बेज़रर बेजान मिट्टी से पैदा होने वाला जो फ्रूट खाते हैं, एक खजूर को आप देख लें वो कितनी मीठी होती है। और अच्छा, इस ज़मीन पे हम रहते हैं, हम इससे अनाज खाते हैं, हम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हर चीज़ ज़मीन से हासिल करनी पड़ती है। इन रिटर्न हम ज़मीन को क्या देते हैं? हम पोल्यूशन देते हैं, हम अपनी ज़मीन को गंदा करते हैं, पाँव घसीट के चलते हैं, ज़मीनों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े होते हैं, हम इसकी ब्यूटी का ख्याल नहीं रखते। हमें अपनी ज़मीन के लिए जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वतन के लिए और जो मिट्टी के लिए, हमें दोनों को पूरा करना बिल्कुल चाहिए। ये बड़ी बड़ी अहम बात है, चूँकि अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे, इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली नस्लें ज़्यादा मुतासर होती चली जाएंगी। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसका ख्याल रखें, बिल्कुल बच्चों की तरह इसका ख्याल रखें। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। आज ही के दिन की मुनासिबत से एक और खबर भी है हमारे पास, और वो है कि दुनिया भर में इक्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए जो रज़ाकार होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, उनका दिन भी मनाया जा रहा है। हर साल 5 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है, और इस दिन को बैनुल अक़वामी रज़ाकारों का दिन यानी मुख्तसरन IVD कहा जाता है। और रज़ाकारों का दिन मनाने का मतलब ये भी है शुएब कि हम बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जो मुआवजा लेके कोई भी काम करते हैं। रज़ाकार वो लोग होते हैं जिनको किसी काम का मुआवजा नहीं मिल रहा होता, लेकिन वो फिर भी इंसानियत की फलाह के लिए, दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं, अपनी जान हथेली पे रख के। हमारे बहुत सारे फायर फाइटर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे शोबों में हम देखते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के दूसरों की ज़िंदगियाँ बचा रहे होते हैं। वॉलंटियर्स बहुत सी शक्लों में काम कर रहे हैं। कोई पैसे जमा कर रहा होगा, डोनेशन जमा कर रहा होगा, कोई वो डोनेशंस मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा रहा होगा, कोई किसी भी शक्ल में काम कर रहा होगा। लेकिन हमें उनकी कोशिशों का इदराक करना चाहिए, हमें उनको सलाम पेश करना चाहिए, खराज अकीदत पेश करना चाहिए। और वो लोग जो इस सारे प्रोसेस में अपनी जान गंवा देते हैं, उनकी काविशों को भी सराहा जाना चाहिए। बेशक, ये तो बात हम वॉलंटियर्स की कर रहे थे। एक जॉब ओपनिंग भी आई है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं आपके साथ। आप रज़ाकारों की तरह भी वैसे तो जाके खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, लेकिन बाकायदा जॉब आई है, और न्यूयॉर्क
में आई है। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि आपको न्यूयॉर्क में जाकर जॉब करें तो करना सिर्फ आपने ये है कि कोई ऐसा प्लान लेकर आपने जाना है कि आप वहां से चूहों का खात्मा कर सकें। मतलब चूहे मारने के लिए कोई यहाँ से जाएगा ना पाकिस्तान से, तो वो एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें आप फूड रखते हैं, चूहा फंस जाता है, तो बहुत सारी मशीनें लेके जाएगा और उसमें चूहे फंसा के उसके बाद उनको किसी जंगल में छोड़ देंगे, चूहे बेचारे मर ही जाएंगे। लेकिन यू नेवर नो कि वो इतने तेज चूहे हों कि उस कंटेनर में ना जा सके। अच्छा, चूहों की वजह से ना ताउन एक बीमारी होती है, वो फैलती है, तो इस वजह से भी जरूरी है, क्योंकि वो जाहिर है ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ से गंदगी फैलती है, तो उनका खात्मा जरूरी है। लेकिन कछुए की हिफाजत हम जरूर कर सकते हैं। और उस पर जाने से पहले देखिए, आपने ये तो बताया नहीं कि उस जॉब की सैलरी क्या है। क्या सैलरी है? $1,20,000 से लेकर $1,70,000 सालाना सैलरी है आपकी, अगर आपने जाना। यानी 2 लाख रुपए कमाने के लिए आप 5-7 वो मशीनें ले जाएं, रोजाना उसमें खाना लगा के छोड़े, चूहे आएंगे, उनको छोड़ें जंगल में, और उसके बाद 2 लाख रुपए महीने के बाद आपको मिल जाएगी। नॉट अ बैड आइडिया। महीने के बाद नहीं मिलने, सालाना मिलने। ये देखिए इतनी बड़ी चूहे की शक्ल है वैसे। तभी तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा शख्स चाहिए जो इनको काबू कर सके। चूहे मारने के लिए भी ना आपने इतने बड़े बड़े चूहे भी मैंने देखे हैं जो बिल्ली जैसे होते हैं, मतलब बिल्ली का बच्चा लगता है, वो चूहे इतने बड़े होते हैं, पता नहीं उनको कैसे मारा जाएगा। उसे देख डर नहीं जाती होगी? नहीं, बिल्ली तो खा। अच्छा, वैसे बिल्लियां अगर जिन कंट्रीज में ज्यादा होती हैं, क्या वहाँ चूहे नहीं होते होंगे? और अगर वहां से बिल्लियां इंपोर्ट करके ले आए तो भी चूहे कम हो सकते हैं ना। बहुत सारे आइडियाज हैं। इसको समझना चाहिए कि आखिर वहाँ चूहों की आबादी में इजाफा क्यों हुआ। क्योंकि जब भी हम इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं ना, किसी एक चीज को निकालते हैं या उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो ऑटोमेटिकली किसी और जानदार में इजाफा होता है। तो ये जो रैट की पॉपुलेशन वहां पर हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली गई, कोई ना कोई इसके कैट की पॉपुलेशन कम हुई होगी तो रैट की पॉपुलेशन बढ़ी होगी। तो कैट्स लेकर जाएंगे अब वहां पे। ये भी हो सकता है, कैट्स भी लेके जाएं, और वो छोटी जो मशीन कह रही हूं ना वो भी। हाँ, लेकिन ये ना फिर कैट्स बहुत बढ़ जाए, फिर आपके डॉग्स लेकर जाने हैं, फिर डॉग्स बहुत बढ़ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की शुएब कि ये पूरा एक सर्कल है, एक साइकिल है, जो अल्लाह ताला ने जिस तरह बनाया है हमें उसको उसी तरह रहने देना चाहिए। हम जब जब डिस्टर्ब करेंगे तो हमारी जिंदगियों पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। एनीवेज, हम बात करने वाले थे कछुए की, और ऐसा कछुआ जिसकी उम्र 190 साल हो, यानी वो शीशनाग की उम्र भी क्रॉस कर चुका हो। 100 साल की उम्र क्या होती है? 100 साल के बाद वो शीशनाग बन जाता है। और ये कछुआ तो 190 साल के बाद जनाब, इसकी उम्र तो काफी ज्यादा हो गई है, बुढ़ा हो गया है। 190 साल का, और ये बहरे ओकियानूस के जनूब में बरतानवी ज़ेर इंतज़ाम जो एक जजीरा है वहाँ पर मौजूद है, और 1832 इसका ईयर ऑफ बर्थ है। और इस नस्ल के जो कछुए में ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल रहते हैं, लेकिन इसने क्रॉस किया है, 40 साल मजीद इसने जी के दिखाया है और नया रिकॉर्ड कायम किया। और इस साल के शुरू में जोनाथन को जमीन पर रहने वाला सबसे मुअम्मर जानदार और सबसे मुअम्मर कछुआ करार दिया गया। और माशाल्लाह से ये बुजुर्ग कछुआ भी जिंदा है, मतलब ही इज टू ओल्ड, 2 सदियां देख चुका है। और अभी तक ये एग्जिस्ट करता है। इसने देखा होगा कि जंगलों में हालात कैसे, वैसे तो ये पानी में रहता है, इसको क्या पता बाहर क्या हो रहा है। पानी में, कीचड़ में जरा वो रहता है, लेकिन द क्वेश्चन इज क्या इनके यहाँ डायबिटीज नहीं होती? नहीं, मैं सोच रही थी इनको पता लग जाता होगा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे हम पानी के अंदर कैमरे भेजते हैं, तो इसने तो वो दौर भी देखा होगा ना जब कैमरे नहीं होते थे, तो फिर कैमरे इजाद हुए, फिर इतने सारे मुल्क तकसीम हुए, दुनिया में इतना कुछ बदला। कछुआ बेचारा उधर का उधर, ये बुजुर्ग हो गया है, इसकी आंखें भी ठीक होंगी, देखता होगा। रिसर्च के लिए एक अच्छा होगा इनके लिए जानदार, जिस पर रिसर्च की जा सकती है। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि जैसे इंसानों की कमर झुक जाती है वक्त गुजरने के साथ साथ, कछुआ तो बिल्कुल वैसा का वैसा है। ये इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं नजर आ रहे। उसका कमरा मुख्तलिफ है ना। कमर तो नहीं ऐसे, है, ये कमरा मुख्तलिफ है, उसका कर्व उसकी डिफरेंट है, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा डिफरेंट है। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। एक और हमारे पास खबर है, और वो है खेल के मैदान से। जिक्र हम कर लेते हैं फुटबॉल का, और अर्जेंटीना के मायनास फुटबॉलर लायनल मेसी, इन्होंने एक और संग मिल अबूर कर लिया है। नॉकआउट मरहले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में लायनल मेसी ने कैरियर का 1000वां जो मैच था, इसमें तो 169 मैचेस में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है। 94 गोल्स के साथ अर्जेंटीना के ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल के 35वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल का टिकट थमाने में अहम किरदार अदा किया है। वाओ! और ये तो फुटबॉल की बात हो गई। फुटबॉल के साथ साथ हम विंटेज कार की भी बात कर लेते हैं जनाब। एक क्लासिक कार रैली पेशावर में इख्तिताम पजीर हुई है। क्या खूबसूरत नायाब गाड़ियां थी यहाँ पे, और इस पे हमारे पास एक रिपोर्ट बिल्कुल जी, रिपोर्ट दिखाते हैं जी मोहम्मद अहमद खान की। सवाबी से शुरू होने वाली विंटेज एंड क्लासिक कार रैली लंडी कोतल और तारीखी दर्रा खैबर की सैर करने के बाद पेशावर में इख्तिताम पजीर हो गई। रैली में हिस्सा लेने वाले पुराने मॉडल की गाड़ियों को सर्विसेज क्लब पेशावर में नुमाइश के लिए पेश किया गया।
नुमाइश में 1930 से 1970 मॉडल तक की मर्सिडीज, फोर्ड, शेवरले, बॉयक और वॉक्सवैगन के अलावा वेस्पा स्कूटर्स भी पेश की गई थी। पुरानी और क्लासिक गाड़ियों की नुमाइश देखने मुख्तलिफ उम्र के अफराद आए थे। मैं पुरानी गाड़ियों का शौक़ रखते हैं हम लोग, तो बड़ी ये एक फुलफिलिंग फीलिंग होती है। आप जब अपनी एक शौक़ को पूरा करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप मेहनत करते हैं, तो उसका जब फल मिलता है उसमें एक अजीब सी खुशी मिलती है। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, हमें नई नई गाड़ियाँ देखने को मिली। हमारी ये क्लासिक कार रैली हर साल होती है। अक्सर हम कराची से खैबर तक जाते हैं, लेकिन इस साल हम लोग इस्लामाबाद से खैबर तक आए। मुंतज़मीन का कहना था कि विंटेज एंड क्लासिक कार रैली के इनेकाद का मकसद पुरानी गाड़ी रखने के शौकीन अफराद की हौसला अफजाई के साथ साथ तफरीह के मौके पैदा करना है। इसके मुनक़्क़िद करने का मकसद यही था कि हम आवाम को ये पता चल सके कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन है, मस्जिद एरिया में अमन है। मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे लिए ये एक्सपो फ्रॉम पेशावर टू लंडी कोतल एंड नाउ बैक टू पेशावर क्लब, ये बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जेटिक और एक अच्छी एक्टिविटी थी। नुमाइश में रवायती मौसीकी और खटक डांस का भी एहतमाम किया गया था। विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का इनेकाद हर साल पेशावर और खैबर में किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान भर से गाड़ियों के शौकीन बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। मोहम्मद अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। खूबसूरत चमचमाती गाड़ियां आपने देख ली। अब बात कर लेते हैं ज़रा, दिसंबर शुरू हो चुका है, क्रिसमस की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है और क्रिसमस की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो इस हवाले से कुछ मैं शेयर करना चाह रही थी कि एक बड़ा खूबसूरत क्रिसमस ट्री रोशन किया गया है फ़लस्तीन के इलाके बैतुल्लाहम में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश जो है कलीसा महद, उसके बाहर बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री रोशन हुआ है। कोरोना की वजह से गुज़श्ता 2 साल से इस इलाके को बंद किया गया था, लेकिन इस बार क्रिसमस के दौरान दुनिया भर से लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया था और इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई है। 2 साल पहले तकरीबन 35 लाख अफराद यहाँ पे आए थे और मजहबी सियाहत की वजह से इलाके में रहने वाले फ़लस्तीनियों को माली फ़ायदा भी होता है। तो न सिर्फ फ़लस्तीन में बल्कि पूरी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियों का आगाज़ इसी तरह से होता है। हर जगह पे एक क्रिसमस ट्री भी सज जाते हैं और वो सेंटा क्लॉज जो होता है छोटे प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आता है। वो अच्छा, भी होता है। F6 और F7 के दरमियान भी बड़ा ही खूबसूरत एक क्रिसमस ट्री जो उसको सजाया जा रहा है। मैं भी वैसे देखने तो जाऊंगी। और भी जगहों पे जरा सजाया जाएगा, मेरी नज़र उस पर पड़ी है। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास है, वो शेयर कर लेते हैं। सबसे महंगा शहर कौन सा, सबसे सस्ता शहर कौन सा, इसकी बात करते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सालाना सर्वे ने दुनिया के महंगे तरीन शहरों की फहरिस्त जारी कर दी है और इस फहरिस्त के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक दुनिया के महंगे तरीन शहर में मुश्तरका तौर पर न्यूयॉर्क और सिंगापुर को रखा गया है। पहला मौका है जब न्यूयॉर्क दर्जा बंदी में सर फहरिस्त आया है। गुज़श्ता साल का जो नंबर 1 था शहर, यानी महंगा तरीन शहर, वो तेल अवीव था और अब वो तीसरे नंबर पर है। मजमूई तौर पर दुनिया के जो बड़े शहर हैं इसमें रहने की जो औसत लागत है वो 8.1% बढ़ गई है। रूस यूक्रेन जंग और सप्लाई चेन्स पर कोविड के असरात को इस इजाफे की अहम वजह करार दिया जा रहा है। और इस फहरिस्त में पाकिस्तान का शहर कराची ने, हमारा सबसे बड़ा शहर कराची, ये दर्जा बंदी में 167 नंबर पर है। बल्कि इसे हम ऑपोजिट पढ़ लेते हैं, पाकिस्तान का जो शहर है ये दुनिया में 6ठे नंबर पर सस्ता शहर है। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में महंगाई अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ है यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि उनकी करेंसी की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद देखें, दुनिया जाती फिरती है, फिर कहते हैं लोग हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन लोग जाते भी हैं, रहते भी हैं, सैर सपाटे, शॉपिंग सब कुछ होता है। उतरते नहीं जहाज़ों से जी, और क्या, और जहाज भी अच्छा वाला चाहिए। मतलब बिजनेस क्लास से नीचे तो सफर नहीं करना और फिर उधर जाके सफर भी ऐसा इसमें अनइंटरप्टेड गुफ्तगू भी रहे आपकी नीचे वालों से, है ना। 5G होना चाहिए उसमें, तो 5G इस्तेमाल करने के काबिल हम हो गए हैं जनाब। यूरोपीय यूनियन में एयरलाइंस मुसाफिर जल्द ही अपने फोन दौरान सफर मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। आई होप ये सर्विस बहुत जल्द पाकिस्तान भी आने वाली है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक एयरलाइंस मोबाइल डाटा के साथ साथ बोर्ड के तैयारों में 5G टेक्नोलॉजी फराहम कर सकती है और साथ साथ मुसाफिरों को अब अपने मोबाइल फोन एरोप्लेन मोड पर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है ये। अच्छा, वैसे कुछ एयरलाइंस तो ऑलरेडी ये सर्विस दे भी रही हैं जिसमें आप कनेक्ट कर लेते हैं नीचे वालों से, है ना। और ऊपर जहाज में बैठ के लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं यार इस बंदे ने सिग्नल कहाँ से ढूंढ लिया आसमान पे जाके। हम कहते हैं कूड़ मारे, कोई नहीं है सफर कर रहा ना, है ना, लेकिन वो सफर कर रहा होता है और उर्दू वाला सफर ही कर रहा होता है। चलें जी, बढ़ते आगे। मज़ाह निगार, अफसाना निगार
मुतरजिम और शायर पतरस बुखारी की आज बरसी है, उनको याद करते हैं। पतरस होता है कि पतरस होता है? पतरस और पतरस दोनों ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की, मैं बोलने में कंफ्यूज थी, तो मैंने फिर अपने कुछ असातिज़ा से पूछा। जावेद साहब हमारे बहुत मोहतरम, हमारे उस्ताद, वो हमारी करेक्शन करते रहते हैं उर्दू से रिलेटेड चीज़ों की, तो पता ये चला कि पतरस और पतरस दोनों ठीक है, आप दोनों बोल सकते हैं। क्या बात, ज़बरदस्त जी। और पतरस बुखारी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों के कादिरुल कलाम, इंशा पर्दाज, बुलंद पाया नक़ाद और एक कामयाब मुतरजम थे। और उनकी तसनीफ़ें आज भी यूँ कहना चाहिए कि ताज़ा फूल के मानद इल्म फ़न की खुशबुएँ बिखेर रही हैं। उनकी अदबी खदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़ा हिलाल इम्तियाज़ से भी उनको नवाजा है। तो अब हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि बेल्ट बांध लें, क्योंकि सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए और बड़ा ही कलरफुल सा शो होने वाला है। ब्रेक के बाद करेंगे उस सेगमेंट को कंटिन्यू जो कि आज इस शो के एंड तक जाएगा। स्टे विद अस। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग, दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। दुश्मन के पास जब हमारे खिलाफ कोई और रास्ता नहीं बचता तो हम पर बोहतान लगाने लगता है। आपको ऐसा होता दिलाने का वादा करता हूँ जिसके हकदार हैं आप। अब्दुल हमीद के तख्त पर बैठना है मुझे। इन सारी आसाइशों के बदले कुछ अहम मालूमात। सुल्तान मुअज़्ज़म हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। उनकी ये बुज़दिलाना चालें हमें और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अब्दुल हमीद नाकाम होगा। क्या हमने आप पर एतमाद करके गलती की? ये उनका अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। शिकारी अनाड़ी हो तो खुद ही शिकार हो जाता है। खलील खालिद पर एतमाद किया और उन्हें अहम जिम्मेदारी भी दी। तो क्या तुम हार मान लोगे, हथियार डाल दोगे? अब हम एक नया कदम उठाएंगे। बहुत हो गया। रिवाल मुज़ाकरात अब नहीं होंगे पाशा हजरात। हमें मौका मिला था, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। मार दो इसे। शिकस्त हो गई तुम्हें।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जिक्र करेंगे 10 रोजा लोक मेले का, जिसने तमाम लोगों को महसूस भी किया, उनको जो वहां गए और उनको जिन्होंने टेलीविजन पर वो देखा, यानी पाकिस्तान टेलीविजन पर उसको देखा। मुख्तलिफ सेगमेंट्स हम लोगों ने भी किए, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टर्स बनाते आए, और जो नहीं जा सका आज हम कोशिश करेंगे कि जो तो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट कुछ देर में ज्वाइन भी करेंगे और हम उसको एक रिकैप करेंगे, क्या क्या होता रहा, कितनी मेहनत होती है इसके पीछे, और वाई पाकिस्तान टेलीविजन इज डूइंग दैट, बिकॉज हमने इतना अच्छा उसको कवर किया कि लोक मेला इस्लामाबाद में कौमी सतह पर मेले की बेहतरीन कवरेज का अवार्ड मिला है हमारे प्यारे इदारे पाकिस्तान टेलीविजन को। बिल्कुल, इस पे हमारे पास एक रिपोर्ट भी है कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, आपको दिखाते हैं। मुल्क की सकाफत और कौमी वर्से के सब रंग लिए कौमी सकाफती लोक मेला इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया। अवार्ड्स की तकसीम की तकरीब लोक वर्सा ओपन एयर थिएटर में हुई, जिसमें दस्तकारों और फनकारों को नकद इनामात से नवाजा गया, जबकि तमाम सूबाई कल्चरल डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदों को शील्ड्स भी दी गयी। कौमी सतह पर मेले की बेहतरीन कवरेज का अवार्ड रवां साल पाकिस्तान टेलीविजन को दिया गया। लोक वर्सा अवार्ड्स PTV न्यूज पर मेले की बेहतरीन रिपोर्टिंग के जरिए पाकिस्तान के वर्से, सकाफत और तारीख को उजागर करने पर PTV के नाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सकाफती वर्सा इंजीनियर अमीर मकाम की काविशों और खुसूसी दिलचस्पी से मेले का कामयाब इनकाद मुमकिन हुआ। क्राउड का रिस्पॉन्स इज सो गुड, इतनी एनर्जेटिक अवाम यहाँ पर आई हुई है, चाहे पश्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, एवरीबडी इज एंजॉयिंग सो मच। 10 दिन तक ये सारे फूल, सारे रंग आए थे हर सूबे से, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, हर इलाके से आए थे, और इन्होंने हमारी ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ घोल दी। एक अच्छी वो कोशिश है, हर साल गवर्नमेंट करती है और करना चाहिए, क्योंकि इससे ना लोगों का मोराल भी बूस्टअप होता है और इनकरेजमेंट होती है। इतने अच्छे ये लोग फंक्शन रखवाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हम आर्टिस्टों को नहीं, यहाँ में रहने वाले जितने लोग हैं सबके लिए एक खुशी का समा बन जाता है। अवार्ड की तकसीम के तकरीब के दौरान मारूफ फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया और लोक गीत भी पेश किए। मेले में तमाम सूबों के इलाकाई रिवायती खानों और दस्तकारियों के स्टॉल्स लगाए गए थे, जबकि इलाकाई रक्स और म्यूजिकल शोज भी आवाम की तवज्जो का मरकज बने रहे। 10 रोज तक जारी रहने वाले कौमी सकाफती मेले में आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों की सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। यासिर हुसैन की जबरदस्त रिपोर्ट, और जितना कलरफुल मेला ये लग रहा था पैकेज के अंदर, उतना ही कलरफुल था और उससे ज्यादा कलरफुल दिखाया पाकिस्तान टेलीविजन ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान टेलीविजन को अवार्ड भी मिला, जो कि मिलना भी चाहिए था। इतनी जबरदस्त कवरेज दी। और जब हम मुल्की सकाफत की बात करते हैं तो इसकी तरवीज और इसे नौजवान नस्ल तक पहुंचाने के लिए जो हमारा नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन है, उसका किरदार बहुत लायक तहसीन रहा है। इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाला ये 10 रोज़ा इवेंट था, जिसमें गुज़श्ता रोज़ ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन मुल्क भर से जितने लोग फनकार आए थे, उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया था, वो आज यहाँ पे मौजूद होंगे। मेले में चारों सूबों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के रंग हमारे सामने आए और लाखों की तादाद में लोगों ने इस मेले में शिरकत की है। एग्जैक्टली इसी मेले पर जो मेहनत हुई, कितनी इसमें लगन, कितनी इसमें मोहब्बत से इसको सजाया गया, आज हम उसकी बात करेंगे। वी हैव विद अस आवर गेस्ट सेक्रेटरी नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन मोहतरमा फरीना मजहर साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। आपके साथ तशरीफ रखते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक वर्सा शहजाद दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने के लिए। शहजाद साहब, आपकी तरफ पहला सवाल लेकर आऊँगा, फुटफॉल कितना रहा इस 10 रोज़ा मेले में? हमारा जी इस 10 रोज़ा मेले में हमारा 1 लाख से ज़्यादा विजिटर्स आए हैं जी, और बहुत माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस था आवाम का, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों का, और उसके अलावा जो दूसरे शहरों से और दूसरे ममालिक से भी आए। ज़बरदस्त।
और फरीना साहिबा ज़रूर जानना चाहेंगे कि कल्चर आपके मुल्क की अक्कासी करता है और हम अपना कल्चर पूरी दुनिया को दिखाते हैं। हम बाहर भी कभी जाएं किसी इवेंट में या कोई इवेंट अगर हम ऑर्गेनाइज करें तो हमारी कोशिश ये होता है कि अपना कल्चर वहाँ लेके जाएं, वो चाहे फिर दुबई एक्सपो ही क्यों ना, वहाँ पे हम अपना कल्चर लेकर गए। और पाकिस्तान में हर सूबे की, हर इलाके की नुमाइंदगी करना इट्स अ बिग टास्क। ज़ाहिर है फ़नकारों को लेकर भी आना है, उनके फ़न पारे भी आ रहे हैं, उनका काम भी आ रहा है और पूरा उसको अरेंज भी करना है, पूरी दुनिया को दिखाना भी है। कितना बड़ा चैलेंज था ये? देखिए, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था एक्चुअली। कोविड की वजह से पिछले 3 साल से ये बहुत लिमिटेड स्केल पे हो रहा था। और मुझे अभी ये डिवीज़न ज्वाइन किए हुए तकरीबन 3 महीने हुए। जब से मैं आई तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों ने और बाकी गवर्नमेंट के लोग और जनरल पब्लिक की तरफ से ये प्रेशर था कि आप इस साल इसको पहले की तरह भरपूर तरीके से ग्रैंड सेलिब्रेशन। आपको पहला टास्क ही टफ मिला। हाँ जी। तो इससे पहले भी मैंने एक इवेंट बच्चों की कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंटरनेशनल बच्चों की कॉन्फ्रेंस थी। तो इस दफ़ा फिर मसला कुछ हो रहा था पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से। एक 26 नवंबर के लिए हमें कहा जा रहा था, कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि इसको पोस्टपोन कर दें। मगर मेरा ये ख्याल था कि अब लोग अपना सामान इतनी दूर से लेके आए हैं और इतना सफ़र करके आए हैं तो ये मुनासिब नहीं है। और वैसे भी ज़िंदगी का सिलसिला तो चलता रहना चाहिए, ये छोटे मोटे जो भी कोई ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है। चूँकि आई रिमेंबर बिलखुसूस जो केपी से कुछ दोस्त मेरे आ रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें अब मालूम नहीं कि हम कहाँ स्टे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हो गई। तो इसमें अब आप देखें तकरीबन 500 से ज़्यादा आर्टिस्ट और फनकारों ने शिरकत की और इनके रहने से ठहरने का सब इंतज़ाम हमारी तरफ से था। ज़बरदस्त। और इसकी सबसे खुसूसी बात ये थी, आप सफाई। इस दफ़ा मेले में मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। ख़ासतौर पे जो वॉशरूम्स थे हमने स्पेशल इंतज़ाम किया था, उनका नंबर भी बढ़ाया। ओवरनाइट हमने नए वॉशरूम्स मतलब 3-4 दिन में बनाए और फिर उनकी सफाई का भी प्रॉपर इंतजामात भी और लोगों में शायद अवेयरनेस भी अब बेहतर हो गई। और वैसे भी फिर हम कॉन्स्टेंटली चूँकि फीडबैक ले रहे थे, एक मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कराने का सिस्टम रखा हुआ था जिससे मुझे पता चल रहा था कि क्या क्या लोग फील कर रहे हैं ना। तो मोस्टली अच्छी बातें थी। कोई बच्चा गुम नहीं हुआ। जो बच्चे गुम हो रहे थे उनको भी हमने एक स्पेसिफिक जगह पे जमा करके, गुम हुए थे वैसे कोई 5-6 बच्चे गुम हुए, लेकिन उनको सबको वो एक हमारा सेंटर था जो कि इस तरह कोशिश कर रहा था कि बच्चों को उनकी जगह पे 100 रुपया सिर्फ इसकी टिकट थी। और आप देखेंगे बहुत सारे फ़कीर, वो 100 रुपया कुछ भी नहीं होता, दे एंटर्ड और वो लोगों से कोई पैसे मांग रहे थे कुछ ये। फिर हमने उनको आइडेंटिफाई किया। कुछ हमें क्योंकि ये भी खदशा होता है ना कि कोई पिक पॉकेटर्स ना आ जाएं, कुछ इस तरह के कोई वाक़यात ना हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन सुबह 10 से शाम 10 तक बहुत सक्सेसफुल तरीके से ये हुआ। शहजाद साहब, थोड़ा सा अब शुरू से आप, मैं चाहती हूँ कि बताएं कि क्या क्या इवेंट रहे, किस किस दिन, कौन सा दिन किस सूबे के लिए डेडिकेटेड था? जी ये जी जिस तरह मैम ने फरमाया 25 तारीख को इसका आगाज़ हुआ था, और 26 तारीख को लेकिन इसकी ऑफिशियल जो इनाग्रेशन थी, 25 को आप समझें कि एक तरह से सॉफ्ट ओपनिंग, जी सॉफ्ट लॉन्च, सॉफ्ट ओपनिंग थी एग्जैक्टली। तो 26 से इसका इफ्तिताह हुआ। 26 को जो इनाग्रल सेरेमनी थी उस पर हमारे कल्चरल इवेंट्स, डांसेस एंड सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स वगैरह परफॉर्म किए गए थे। उसके अलावा फिर हमारा डे 1 एंड डे 2 वो PNCA के जो डांस ट्रूपे थे उन्होंने वहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 नाइट्स हमारी अपनी लोक विरसा की तरफ से सूफ़ी नाइट एंड फ्यूजन नाइट की गई थी। सूफ़ी फ्यूजन नाइट ये एक दफ़ा इस दफ़ा हमने एक नई चीज़ ऐड की थी। जी बिल्कुल। इसका मतलब है पहले किसी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि ये मिसिंग है, इसको पूरा किया जाए। जी फीडबैक, जिस तरह मैम ने कहा, हमें कांस्टेंट फीडबैक ऑब्वियसली रिसीव होती रहती है और हमने ये देखते हैं कि हमने वही एक पुरानी चीज़ें ही लेकर चलते रहेंगे तो आजकल की जो नई नस्ल अब आ रही है ट्रेंड्स के साथ उसको हम आहंग करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, तो वो हमने कोशिश की इस दफ़ा। उसके बाद ये हमारी प्रोविंसेस की नाइट्स थी और बलूचिस्तान से हमने स्टार्ट किया। फिर हमने जनाब आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, फिर हमने GB की, और फिर मेहरान नाइट, सिंध नाइट, और आखिर पर सबसे पंजाब नाइट, जो कि हमारी यस्टरडे लास्ट नाइट इट वाज द क्लोजिंग नाइट। तो अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत अच्छा हमें
परफॉर्मेंस इतना दे। बहुत ह्यूज इवेंट और इतने ज़बरदस्त इंतजामात। फरीना साहिबा, कितना मुश्किल काम होता है पॉलिसी मेकिंग जब इस तरह का ग्रैंड इवेंट आ रहा होता है। जैसे आपने बताया धरने की वजह से कहा जा रहा था कि इसको आगे पीछे करें, लेकिन जाहिर है जो पूरे मुल्क से आर्टिस्ट आ रहे हैं, सारे लोगों का सामान, फिर उनका ठहरना, उनके लिए जाहिर है आपने भी इंतजामात किए होंगे, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर उस सारे इवेंट को मैनेज करना, जैसे आपने कहा कि कोई बच्चा आगे पीछे ना हो जाए, सफाई का खास ख्याल रखा जाए, और इसके अलावा सिक्योरिटी वाइज सारी एंट्रेंसेस को महफूज बनाना, ये कितना मुश्किल होता है, कितना टाइम टेकिंग होता है? देखें, हमारी लोक विरसा की जो टीम है वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद की सुपरविज़न में सब ने बहुत मेहनत से काम किया। मेरा ख्याल है कि सुबह 9 बजे से रात कोई 12-1 बजे तक मुझे शहजाद के कोई 1-1.5 बजे भी टेक्स्ट आ रहे होते थे, और वो इजाज़त मांग रहा होता था, मैडम अब फ़ाइल सुबह पुटअप करूँगा, मुझे इजाज़त दें, अब इस चीज़ की दें। तो हम सारे कॉन्स्टेंटली एक इकट्ठे तरीके से काम कर रहे थे, और फिर हर रोज़ तकरीबन मैंने ख़ुद भी विज़िट किया, किसी ना किसी वक्त देखा कोई किसी को परेशानी नहीं है, किसी के पास कोई गैस का इशू नहीं है, कोई बिजली का मसला हो रहा है, कुछ हो रहा है, इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करें। लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, मतलब वो स्टॉल इसको अच्छा दे दिया, मुझे ख़राब दे दिया, हालांकि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सूबों को तब तमाम पवेलियंस दिए थे। आगे उनकी डिवीजन सूबों की जिम्मेदारी थी जी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ इश्यूज थे। बट मैं ये चाहती थी कि कोई, आपको पता है ना, जिस तरह शादी में कोई एक मेहमान भी नाराज हो जाए तो सारी शादी का मजा ही खराब हो जाता है। तो मैं यही चाह रही थी कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और सब बड़े अच्छे तरीके से खुशी खुशी अपना काम करके जाएं। ख़ास तौर पे मैं जो फीमेल्स थी आर्टिजन्स, उनको मैं ख़ुद पर्सनली जाके और पूछती रही कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, आपको कोई मसला तो नहीं है। और सैलाब ज़दा इलाकों से जो लोग आए हुए थे, हमने उनके लिए स्पेशल अवार्ड्स भी अनाउंस किए, और उनको हमने इस दफ़ा इसकी जितनी भी आमदन हुई हम या सैलाब ज़दगान के प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है उसमें देंगे, या हमने कल कोई 75 आर्टिजन्स को हमने अवार्ड्स भी दिए, जो सैलाबज़दा इलाकों से आए थे वो भी, और उसके अलावा भी जो मतलब पसमानदा इलाके हैं जहाँ के लोगों की, देखें बहुत सारे फ़न अब ऐसे हैं जो कि थ्रेटेंड है इस वक्त, तो उनको हमें किसी तरह इनकरेज करना है और उनको सपोर्ट करना है। तो मैं ये समझ रही थी कि ख़ासतौर पे फ्लूट, जिस तरह कल आपने देखा एक बच्ची फ्लूट बजा रही थी, जो कि बहुत रेयर होता है, शी इज़ द फर्स्ट प्रोफेशनल फ्लूट प्लेयर, तो उसको हमने बहुत इनकरेज किया और कहा कि नहीं तुम ज़रूर परफॉर्म करो इस ओकेजन पे। तो कहाँ से आई थी? वो गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ख्याल है जी। तो और इस तरह का बहुत से इंडिजिनस आर्ट भी हमें लोक वर्षा में नजर भी आता है कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक इलाके का एक ऐसा आर्ट शायद एक आधा आर्टिस्ट ही होता है, वो कहता है कि बस ये मुझे अपने दादा ने सिखाया था, मैं अपने बच्चों में से मुंतकिल करूंगा। ऐसे भी आर्ट हमें लोक वर्षा में नजर आता रहा। आपने सिर्फ इंतजामात ही देखे, खुद एंजॉय भी किया? नहीं, बहुत एंजॉय किया। मेरी फैमिली भी मेरे साथ जाती रही कुछ दिनों में, और हमने बहुत एंजॉय किया। वो ट्रक आर्ट जूतों पे बना रहे थे, वो मेरे बच्चे बहुत खुशी से वो ख़रीदे उन्होंने वो जूते और अपने साइज़ के बनवाए। तो वो एक इनोवेशन हमें चाहिए होती है आर्ट में भी, ताकि हम हमारी जो नई जनरेशन है उसको भी इन्वॉल्व कर सकें और इस तरफ राग़िब कर सकें। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें थी। और शुएब ने जाने के प्लान पे सबसे पहले वैसे कहा था कि मेरे सारे पैसे लग जाते हैं इस चक्कर में ना। मेरे वाइफ ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा कि चलें, तो कहती है दिल तो बहुत करे, पैसे बहुत लग जाएंगे, क्योंकि हम जाके कंट्रोल नहीं कर सकते। लास्ट में भी ऐसे ही हुआ था। चीजें इतनी प्यारी होती हैं। अच्छा, ऑनेस्टली एक आम तासुर होता है कि आप जाएंगे ऐसी जगह पर, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट मुख्तलिफ इलाकों से आए होते हैं, वो आर्ट महंगा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतने मुनासिब पैसे होते हैं कि आपका दिल करता है सब कुछ खरीद भी लें। आमदनी कितनी हुई? इफ आई मे आस्क। रेवेन्यू मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वो हमें 10 मिलियन प्लस, और वो आपने पहले भी बता दिया फरीना साहब ने कि वो या तो वज़ीर-ए-आज़म का जो फंड है बराए सैलाब मुतासिरीन वहाँ पर जाएगा, जिस तरह आपने कुछ आर्टिस्ट को दिया भी है। एक चीज़ और हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि ये जो आर्टिस्ट हम सिलेक्ट करते हैं, अच्छा इस इलाके का आर्टिस्ट वो हम खुद सिलेक्ट करते हैं या वो सूबे सिलेक्ट करते हैं कि हम इतने आर्टिस्ट भेजेंगे? जी, इसमें हमारे जिस तरह मैम ने फरमाया, हम पवेलियंस अलॉट करते हैं तमाम सूबों को, और स्पेस अलॉट करते हैं, वहाँ पर वो अपने पवेलियंस सेटअप करते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। सिर्फ आर्टिस्ट कौन से लाने हैं वो तमाम सूबाई हुकूमतों का अपना डिसीजन और उनकी तादाद भी, और उनकी तादाद भी। अच्छा, हमारी तरफ से उनको स्पेस एलोकेट की जाती है। स्पेस इक्वल एलोकेट की जाती है? स्पेस उनकी डिमांड के मुताबिक की जाती है। जितनी जिस सूबा हमें डिमांड करता है, हमारे पास स्पेस का इशू पवेलियन किस सूबे का था? सबसे बड़ा पवेलियन किस सूबे का था? जी, सबसे बड़ा पवेलियन पंजाब का था। आबादी की भी ज़्यादा जी ऑब्वियसली। और हमारा सबसे
पुरौनक सिंध और केपी के। I was about to say केपी जरूर होगा। केपी एक तो यार कल्चर, दूसरा उनके खाने, तो वैसे भी दिल करता है कि इंसान नहीं पे चाहे रोटी होते ही खाए। वैसे खाने में अगर हम देखें, आप भी जरूर बताइएगा, फिर आप उनके फैमिली के साथ भी जाती रही हैं, आपने हर पवेलियन में जाके खाना ट्राई किया और सबसे ज्यादा मजा कहाँ पर आया? हर जगह बहुत मजा आया। आप देखिए, ये तो सियासी बयान हो गया ना। केपी के नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, केपी के चप्पल कबाब मतलब बहुत डिलिशियस थे। वो सिंधी, वो जो मीठा था, मावा अमेजिंग। वो क्या होता है? वो एक खोया टाइप, मैंने तो खुद पहली बार सुना है जी। मगर उसमें बहुत ज्यादा स्वीटनेस नहीं थी, बड़ा मुनासिब मीठा और बहुत मजे का। ये हमारे सर्कल में जितने सिंधी लोग सुन रहे हैं ना, वो ये सुन ले कि मैंने और शेब ने कभी सुना भी नहीं, हमें किसी ने नहीं खिलाया। हमने गुटका मावा सुना था जिसमें बहन है, ये वाला मावा नहीं सुना था। तो हमारे साथ जैसे जितोई साहब भी होते हैं, जितोई साहब सुन रहे हैं, हमने मावा नहीं खाया, हमने पहली दफा सुना है। अच्छा फरीना साहिबा, एक खवातीन की जो शॉल्स का बड़ा हम देखते हैं कि वो भी हर पवेलियन में नजर आती है, हर सूबे की डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी भी नजर आती है। कुछ ऐसी शॉपिंग भी आपने की और इसमें ज्यादा ट्रेंड्स भी आपको नजर आए? बहुत शॉपिंग की, क्योंकि देखें हमारे दोस्त रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर भी बहुत लोग हैं, तो मुझे तो उनकी बहुत फरमाइशें आ रही थी कि अच्छा पिक्चर्स खींच के भेजो, अच्छा ये अच्छी लग रही है, मेरे लिए ये ले लो, उसके लिए ये ले लो। और मैं चाहती भी थी कि इन खवातीन की हौसला अफजाई की जाए, और बड़े मुनासिब दाम थे। अगर आप देखें, लोग कुछ ने कहा कि एक्सपेंसिव हैं, तो मैंने कहा आप मार्केट से देखें ना, मार्केट से तो ये बहुत कम दामों में मौजूद है, और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ये तो सिर्फ इस ओकेजन के लिए ये लोग अपना लेके आते हैं, और वो बैठ के बना भी रहे थे, जिसमें आप देखें कितने फॉरेनर्स इतने इम्प्रेस थे, वो जो शीशे का काम और लकड़ी के ऊपर। That's the most beautiful thing of this event, कि वो एक्चुअली उस वक्त आप देखते हैं, वो चाहे ट्रक आर्ट हो, वो चाहे रली का काम हो, वो चाहे और फन पारे बन रहे हो। इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लास्ट ईयर तो रेशम के कीड़ों का भी एक स्टॉल था, इस दफा भी था कि आप लाइव देखते हैं रेशम के कीड़ों को, और वो रेशम जिस तरह बन रही होती है और आपको दिखा रहे होते हैं। आप, मैं कहूँगा बच्चों को अगर लेकर जाएं तो और वहां जाके उनकी लर्निंग है, वो देख पाएंगे ये होता कैसे है। बिल्कुल, बच्चों को भी देखना चाहिए और मेरे जैसे बड़े बच्चों को भी देखना चाहिए। अच्छा, एक खवातीन को हम पहले देखते थे कितना ज्यादा इनकरेज नहीं किया जाता था ना, अभी एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो चाहे हैंड स्टॉल्स की बात हो, कारीगर हो या फनकार हो, आर्टिस्ट हो, उनमें खवातीन की माजी की निस्बत ज्यादा तादाद आपको नजर आई? जी बिल्कुल। आप देखें ना, जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड शुरू हुआ है, ई कॉमर्स शुरू हुआ है, तो अब खवातीन के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके पास एक आउटलेट हो जहां वो अपना सामान लेकर जाएं और बेचें। तो ये अवेयरनेस भी आ गई है। ये हम भी लोगों में पहले, इससे पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में थी, और कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ हमारा बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन था इस सिलसिले में। तो हमने उनको बहुत गाइड किया कि किस तरह से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके और आप किस तरह से अपनी आमदन, उसका फायदा यहाँ नजर आया। तो उसका फायदा यहाँ भी नजर आया। एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब आपको इतना एक्सपोजर मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी खवातीन बहुत मेहनती हैं, बहुत हुनरमंद हैं, और जब कोई उनके स्टॉल पर आए और उनकी तारीफ करे उनके काम की, तो एक वैसी हौसला आपको मिल जाता है। जी बिल्कुल। कितनी खवातीन, अब मैं अगर मैं कहूँ डिवीजन क्या थी, मर्दों के कितने स्टॉल्स थे, खवातीन के कितने स्टॉल्स? गिलगित बल्तिस्तान में तो खवातीन के स्टॉल्स बहुत ज्यादा नजर हमें आते हैं। बाकी पवेलियंस में क्या था? बाकी पवेलियंस पंजाब में भी बहुत था, केपी में थोड़े कम थे, मगर सिंध में भी काफी थी। तो ओवरऑल आई वुड से कि तकरीबन 25% खवातीन थी। जी, और गिलगित बल्तिस्तान में अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 80% खवातीन होगी शायद, कि वहाँ पे तो ज्यादा स्टॉल्स ही खवातीन के में नजर आते हैं। वो चाहे फिर ड्राई फ्रूट्स, उनके तरह डिफरेंट किस्म के ड्राई फ्रूट्स को उन्होंने वो किया होता है, अंगूर का पानी चढ़ाया होता है, अखरोट के ऊपर रोया होता है, धागों के ऊपर, तो वो बड़ा डिफरेंट होता है। सही बात है, बहुत डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, ये तो बात हो रही है लोक वर्षा की। शहजाद साहब, इस अभी लोक वर्षा में जिस तरह इतना ग्रैंड इवेंट होता है, क्या सूबों में भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो आपने कहा कि सूबों की सवाबदीद है, वो किस आर्टिस्ट को भेजें, कितनी तादाद में भेजें, क्या किसी दूसरे सूबे में इस तरह का एहतमाम होता है कि बाकी सूबे भी जाएं और वफाक की भी पार्टिसिपेशन हो, या इस तरह से कल्चर के हवाले से कोई इवेंट पड़ा? जी, इसमें ये जी कि हम सब जानते हैं 18वीं तरमीम, उसके बाद बहुत सारे अमूर जो हैं वो सूबों के ज़िम्मे चले गए हुए हैं। अब जिसमें वफाक का किरदार डायरेक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहा। हमारा काम ज़्यादातर जो अब वफाक में है सकाफत से मुतल्लिक़, वो कोऑर्डिनेशन का है, राब्ताकारी का। हम लोक विरसा या हमारी जो डिवीज़न है नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न,
हम सूबों के साथ इस मरतबा गुफ्तगू करते रहे हैं मैम की सरबराही में, और इस मरतबा लोक मेला के दौरान जो सूबों के कोऑर्डिनेटर्स आए हुए थे, जो सूबाई हुकाम यहाँ पर थे, उनसे इस मौजू पर भी बातचीत हुई है हल्की की इब्तदाई, और हमने उनसे कहा है कि हम चूँकि ख़ुद हमारे पाबंदी है आइनी कि हम खुद से वहाँ पर इवेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप हमें हमारी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाना चाहें, हम आपको इसमें जी कोऑर्डिनेशन में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपके वहाँ आकर इवेंट ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छा जाएगा ये मैसेज अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में तमाम सूबाई सकाफतें वहाँ पर एक हम मिला करें। इमेजिन करें ना, गिलगित के आर्टिस्ट हमें अगर नजर आए बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान का आर्ट हमें नजर आए कश्मीर में, वहाँ स्टॉल्स लगे हैं, तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मैं क्विकली आऊँगा जो डिफरेंट नाइट्स आप लोगों ने एलोकेट की, आज सिंध की है, मेहरान नाइट है, केपी नाइट है, दिन पंजाब नाइट, इसमें मुख्तलिफ फनकार आ रहे हैं परफॉर्म करें, क्या इनके दरमियान मुकाबला भी था कोई कि सबसे अच्छा इस मेले को किसने रौनक बख्शी? अच्छा नहीं, मुकाबला नहीं था ठीक, क्योंकि तमाम की अपनी अपनी इंफरादियत है, हर सूबे की, हर उनके फन की और तमाम फनकारों की। हाँ, इसमें मुकाबला इस दफ़ा हमारे पवेलियंस का होता है कि पवेलियंस ओवरऑल जूरी एक होती है, इंडिपेंडेंट जूरी होती है। लोग सबसे अच्छा पवेलियन किसने सजाया? सबसे सिर्फ सजाया नहीं, जहाँ पर प्रोडक्ट्स जेन्युइन थी, जहाँ पर फनकार असल नकली फनकार भी थे, मीनिंग कमर्शियल हमारी जो होती है कि कमर्शियल एंटिटीज को कम से कम लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। जो जेन्युइन फनकार हैं, जो खुद आर्टिजन्स हैं, जो खुद काम करते हैं, उनको लाया जाए थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर इसका बेसिक मकसद ये है कि हम उन फनकारों को, उन दस्तकारों को उनको मौका दे सकें थर्ड पार्टी। तो इस तरह की बुनियाद पर इस बहुत बहुत क्लोज मुकाबला था। जूरी जीता कौन? केपी। और केपी जीतना उसमें क्या रीजंस थे? आर्टिस्ट जी ओवरऑल नहीं, ये ओवरऑल स्कोर की बेसिस पे था। इसमें अवाम की फीडबैक का भी एक रोल था। मेरे लिए ज़ाती तौर पे तो केपी के चप्पल कबाब अगर मैं जूरी में होता तो विनर थे, लेकिन उसकी बेसिस पर तो मैं शायद बलूचिस्तान के सज्जी को नंबर 1 कर देता। बहुत ही नहीं था, मल्टीपल चीजें थी जी, सिर्फ फूड नहीं था, तमाम वहाँ पर जो फनकार अपने बैठे फन का मुजाहरा कर, परफॉर्मेंसेस थी, उनकी जो स्टॉल्स की सजावट से लेकर और उनकी जो प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन तक, एक एक चीज उसमें शामिल और उसमें अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक रीजन चित्राल कैलाश भी था, क्योंकि वो जो कैलाश का कल्चर वहां नजर आता है ना, उसकी बात ये लगे, दुनिया में और कहीं नहीं है वो पाकिस्तान, दैट टू इन केपी तो नजर आता है, फिर हमें वहीं पर नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने के लिए। और अभी सिर्फ इनसे बात हमारी हुई है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो जो आर्टिस्ट जिनका हम कुछ जिक्र कर रहे थे, आर्ट की बात कर रहे थे, फन की बात कर रहे थे, हम वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। और जो बात केपी के मेरे दोस्त हैं साथ बिन वैस, अगर हमें सुन रहे हो, चूंकि वो भी उस पवेलियन में थे, बड़ा उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मैं जा नहीं सका, लेकिन साथ कांग्रेचुलेशंस, आपका पवेलियन जीता है। ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें। बिल्कुल, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हो सकता है शुएब का डांस भी आपको देखने को मिले। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है फन और फनकार की। पाकिस्तान भर के रंग जहां एक जगह पे लोग फरसा में जमा हैं, वहीं आज स्टूडियोज में हमने फन और फनकार को भी जमा किया है। आर्ट किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो लकड़ी के ऊपर हो, चाहे वो कपड़ों के ऊपर हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का आर्ट हो, कोई भी आर्ट हो, आर्टिस्ट की कदर करना बड़ा ज़रूरी होता है। और इन आर्टिस्टों को उनके फ़न से पहचाना जाए, यही उनकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। हमने आज तमाम आर्टिस्ट स्टूडियो में जमा किए हैं ताकि हम उनसे बात करें, उनसे फ़न के बारे में जानें, उनके फ़न पर बात हो और उनके फ़न की दाद दी जा सके। मैं भी बताती ना सलमा, तो लोगों पर चल गया था क्योंकि आवाज़ आ गई थी। तो पहले मैं माँ का तारुफ करा देता हूँ। मुरली नवाज सतार जोगी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत प्यारे लग रहे हैं। बस अल्लाह की रहमत है। सांप तो नहीं आएगा? सांप आज नहीं आएगा। आज सांप नहीं आएगा। अगले गेस्ट पे मतलब बात वगैरह हो जाए ना, फिर इनसे पूछेंगे ये जो इयररिंग्स पहने हैं इनका क्या राज होता है। ठीक है, बिल्कुल पूछेंगे। और हमें ज्वाइन कर रही हैं सुल्ताना बेगम साहिबा, गिलगित बल्तिस्तान का स्पेशल एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। टोपी बहुत प्यारी है।
इसकी नजर है आपने इससे बचा के वापस लेकर जानी है। नहीं कोई बात नहीं, ये दे के जाएंगे। ये मोहब्बत है आपकी। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं इरफान भट्ट साहब, कश्मीरी वुड वर्क आर्टिस्ट हैं, काम भी यहाँ डिस्प्ले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और तीनों चूंकि मेहमान आ चुके हैं, हम आगे चल के और सेगमेंट्स आएंगे और मेहमान आएंगे, तो क्विकली हम उनका आर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम चूंकि सितार जोगी साहब को तारफ करा चुके, तो पहले आपने उन्होंने थोड़ा सा डेमो दे दिया था वैसे। पहले तो आप ये जो कानों में पहने हो इसके बारे में बताएं, फिर आपसे कुछ सुनते हैं। ये जो इनको बोलते हैं, ये जोगी की, हमारे जोगियों की पहचान है, ये वाला बोलते हैं। तो पहले हमारे हजारों साल पुराने जो जोगी थे, जो बन तफेसरी, जो बन बोलते हैं जंगल को, जंगल में वो चिला काटते थे, ठीक है। वे किसी मजहब से उनका मोहब्बत नहीं था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह और इंसान से मोहब्बत थी। तो वो चिला काटते थे। उन्होंने पहले ये कान से यहाँ पे खड्डा करके कान को काट के इधर डालते थे। ये जो इनको बोलते हैं मदराएं बोलते हैं इनको, तो ये डालते थे। और अभी हम तो ये रस्सी से डाला हुआ है, कान में खड्डा ना करना पड़े। अभी कान को काटना दर्द होता है हमारे को, तो नहीं स्प्रे आ गए इतने अच्छे वाले। तो ये जोगियों की हमारी पहचान है, ठीक है। ये जो ड्रेस है, गेड़ू वेस, जो ये कलर है, ये हमारी पहचान है जोगियों की। और ये अंगूठी और ये मालाएं, ये हमारे दादों परदादों ने पहना हुआ, तो आपने उसको कैरी किया। हाँ, तो हम भी उनका ये बस पैर में लेकर आ रहे हैं। जबरदस्त। और अब बताएं इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुरली से मुताल्लिक, ये कितना पुराना है, कितना पुराना साज? ये मुरली का साज हजारों साल पुराना साज है। अच्छा, ठीक है। ये साज हजारों साल है। तो उनसे पहले जो सांप था, तो ये सांप के लिए ये हमारे जोगियों ने इसको मुरली को बनाया था। बनता किस तरह है, किस लकड़ी? ये कद्दू है, लौकी है। हाँ, कद्दू एक खाने वाला सालन वाला हुए नहीं। अच्छा। ये बहुत कड़वा कद्दू है। ये सिर्फ इसमें ये मुरली बनती है। अच्छा। ये कद्दू पौधे पे ही लगता है? नहीं, इसकी बेल होती है। ये किसी दरकट के ऊपर बेल होती है, चढ़ जाती है बेल, तो फिर उसमें ऐसे लटकते रहते हैं दरकट के नीचे। फिर इसको धूप में सुखाते हैं? हाँ, धूप में खुद सूख जाते हैं, इसकी खुद बेल सूख जाती है, तो खुद ये भी सूख जाते हैं। और इससे आगे जो लगा हुआ है वो आगे ये लकड़ी है, ये लकड़ी है जिसको आक बोलते हैं, हम आक बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसकी लकड़ी है। और इसके अंदर, इस लकड़ी के अंदर फिर हम कंगोर बोलते हैं, जो उवे बजने वाला है। इसके बच्चे जो बजते हैं, जो हाँ, तो आप खुद बनाते हैं? ये हम खुद बनाते हैं। अच्छा, हाँ। अब जरा बजा के हमें सुनाएं कि ये इसकी आवाज कैसे आती है। हाँ, सुनाता हूँ आपको। वाह।
क्या बात है। सांप को बुलाने के लिए भी यही साज? नहीं, सांप को बुलाने के लिए उनका और एक धुन होता है। वो क्या होती है? हाँ, उसका तजुर्बा और होता है, उहे बजाना अलग पड़ता है। अच्छा, हाँ, उहे बजाए बजाए ना, थोड़ी सी बजाए ना। चलो ठीक है, देखते हैं। सांप तो नहीं यहाँ पे कोई? जब आस्तीने अपने नहीं, अभी ऐसे नहीं आता है। जब हम जंगल में जाते हैं सांप को पकड़ने के लिए, ठीक है, तो फिर सांप का एक थोड़ा सा दम है, पढ़ाई है, वो भी हम पढ़ाई करके फिर बीन बजाते हैं तो फिर सांप आता है। कितने सांप पकड़े आपने आज तक? हम तो ऐसे तो बहुत पकड़ के छोड़े हमने, हजारों। फायदा फिर पकड़ने का कि छोड़ दिया जाए तो? ये क्योंकि म्यूजिक होता है तो क्या सांप झूमते भी हैं इस पे? वो ऐसे डांस भी करते हैं? सांप इसके ऊपर मस्त हो जाते हैं, मौज में आ जाते हैं। नागन डांस में मशहूर हुआ। हाँ, ये पुरानी कहानी है। सांपों के लिए ये एक उनके दिल की जड़ी चीज है। सांप का मन भी मोहित हो जाता है इस बीन का आवाज सुनने से। चले ऐसा करते हैं, उस साज पर आएंगे, उस साज पर भी आएंगे कि सांप को बुलाने के लिए साज कौन सा बजाता है। एक दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ते हैं और सुल्ताना साहिबा आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो आर्ट है, ये सिरे से बंद कर दीजिएगा कुछ देर के लिए, जो आपने साथ एक्स्ट्रा म्यूजिक हमारे लिए रखा हुआ है। सुल्ताना साहिबा, आपका आर्ट कितना पुराना, कैसे सीखा है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, टीवी वालों का। तो ये सारे कदीमा को हमने आगे बढ़ाते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ों में लाए हैं। तकरीबन मेरे तो 32 साल हो रही है, 25 साल लोक विरसा के साथ। अच्छा। तो 32 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे मामा ने मुझे 7 साल से इस काम पर लगाई थी। तो 7 साल से शुरू में मुझे एक ऐसे चीज़ पर लगाई थी, 7 साल में मुश्किलान कहते हैं, जो कि मैं लेके नहीं आई हूँ, तस्वीरें मैंने दिया है। तो शुरू में मैंने अपने मामा के लिए ये टोपी बनाई। अच्छा। उसको मुश्किलान कहते हैं उसको, लेकिन एक पाक साफ खातून बनाती है। उसके बाद मैं आगे एक विज़न मैंने रखी कि ताकि वे ख़वातीन को ये सिखाते जाऊँ, ऐसा बनाऊँ, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ। रियली वैसा ही करते आई। तो आते आते अभी मशहूर तकरीबन मैं वर्ल्ड पे भी गई। वर्ल्ड पे तो मैं वैसे भी लोक विरसा की तरफ से 3-4 टूर मैंने किया, और बाद में मैं अपने तरफ से अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, रज़िया वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें ख़वातीन के लिए बिलखुसूस जो घर में काम बना के वो बेच नहीं सकते हैं, तो अपने घर में बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको प्रमोट कर रही हूँ। वो अपना काम आपको देती हैं और आप वो आगे से बेचती हैं? हाँ। अच्छा। नहीं, मैं मटेरियल देती हूँ और मैं खर्चा देती हूँ, और मैंने सिखाई है, मशीनें दिया है, तो वो खुद घर में बना कर मुझे देते हैं, तो मैं मार्केटिंग करके वापस उनको पैसा देती हूँ। अभी जो आप अपने प्रोडक्ट लाई थी लोक वर्षा में, उसमें क्या क्या शामिल था, क्या क्या चीज़ें थी उसमें मुख्तलिफ है। जिस तरह सारे कदीमा में सिर्फ टोपी बनती थी। तो अभी हमने जिसमें मैं इंग्लिश में भी कुछ नामे हैं वो मैं बता दूंगी, वो लेके नहीं आई हूँ। एक पीस जो मैं बनाती हूँ सिलाई करके, उसको हम पीपीओ कहते हैं। पीपीओ। जब हम ग्रेडिंग करके आर्टिजान से लाते हैं, उसके बाद एसपीयू में आता है जो सिलाई मुकम्मल करके हम एक वेलेट बनाते हैं या एक पर्स बनाते हैं, तो उसको एसपीयू कहते हैं। तो एसपीयू बनाने के बाद फिर मार्केट में जाता है। उसमें ये है कि एक डुल किट, पुराने ज़माने में उसमें अपने सुरमा दानी कहते थे, सुरमा डालते थे, और ज्वेलरीज किट और डोर बेल्स, इस तरह जिस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने बनाई है जो कि घर के इस्तेमाल का हो, बाहर का इस्तेमाल का हो। कि हमारे पाकिस्तान में कल जो हमने देखा तो इस दफ़ा बहुत अच्छा रहा, लेकिन पिछले कई सालों से आ रहे हैं, लोगों को पहचान नहीं है। मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये चीज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं कि ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये महंगे है, लेकिन एक पीस में तकरीबन 1 महीने में बनाती हूँ या 3 महीने में, तो वो ला के उसका इसके ऊपर जितना खर्चा जा रही है उसको सिलाई करके ला के मार्केटिंग तक, तो वो 2000 में या 3000 में हम कहते हैं, तो वो यहाँ के लोग नहीं लेते हैं। अच्छा, उनको लगता है कि महंगा है। बहुत महंगी है, कहते 1500 भी महंगी है, 1000 भी महंगी है। हमें 500 का 300 का तो हम दे नहीं सकते। इसलिए कहते हैं उन्होंने बाकी पैसे खाने पे लगाने होते हैं। तो इसलिए
तो मैं इसलिए तो इस दफ़ा तो कुछ कुछ तो बिक गई। अच्छा। लेकिन कल एक फानर्स आया तो आके ही मेरे उलन का कोट था, एकदम ही उठा लिया, उसने पूछ लिया मुझसे। मैंने कहा कि इतना का है, पहन लिया, चला गया, पूछा नहीं, पैसा दे दिया। तो हमारे बंदे जो पाकिस्तानी है ना, उनसे नहीं होता असल में उनकी जेब में डॉलर होते हैं ना, डॉलर, लेकिन नहीं पहचान की बात है। मैं आपको बता दूं, खातून चाहे जितना भी पढ़ी लिखी हो ना, उसके हाथ में सुई धागा नहीं है तो वो जेवर नहीं है। सच बता दूं, मुझे थोड़ा सुई धागा, हुनर सबसे, हुनर के आगे बादशाह भी झुकता है। क्या बात तो हुनर सबसे बड़ी चीज है। हुनर चाहे जितना भी पढ़ी लिखी खातून हो, एक हुनर और एक किचन के काम औरत को आने चाहिए। तो मैं हुनर बेस्ट, देखो हुनर एक ऐसी चीज है, हुनर का कोई उम्र नहीं होता है, या तालीम का कोई उम्र हर नहीं। उम्र में हर उम्र में आप आगे आ सकते हो। हुनर एक ऐसी चीज है। हाँ, तो वो ये हमारे एरिया में जो हुंजा में, तो गली गली में आपने लिए खवातीन 3-3, 4-4 मिल के दुकानें खोले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने ये सिलाई करके जो लोकल सिलाइयाँ जो है, लोकल जो घरों में बनाते हैं, वो ला के अपना एक प्रमोट करके दुनिया में एक पहचान किया है। उन्होंने मार्केटिंग पूरा वर्ल्ड पे किया है। तो मैं चाह रही हूँ कि पंजाब में भी ऐसा हो, ख़वातीन अपने लिए जो गरीब यहाँ मांग रहे हैं ना, वो भी ऐसा बैठ कर ऐसा कोई काम करे, ऐसा कामों में लगे, तो वो अच्छा चीज़ है। तो मांगने से ये बहुत बेस्ट चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ना, ये आर्ट की बात हो रही है और जो इन्होंने एक जुमला अदा किया ना कि पहचान नहीं है, बड़ा दुरुस्त है। एक हम अगर इस्लामाबाद की बात करें, ब्रांड की शॉप पर जाएंगे, 20,000 का लॉन्ग का जोड़ा भी लेकर आ जाएंगे कि हमें बड़ी पहचान है, लेकिन इस काम की पहचान नहीं। तो ये बात उनकी दोस्ती, मैं जरा जा रहा हूँ उस तरफ को। और वजह यह है कि जो बात उन्होंने की ना खवातीन हुनर, तो भाई हम एक ऐसे मर्द की बात भी करेंगे जिसको बहुत ज्यादा हुनर आते हैं। और इरफान भट्ट साहब के काम की आज हम तारीफ भी कर रहे हैं और दिखाते भी हैं आपको। और ये असल चोर है जिसको ये लॉक खोलना आता है। अब देखिए जनाब, ये है ज्वेलरी बॉक्स, जिससे मुतालिक मुझे ब्रेक में उन्होंने कहा जी ये टेक्निकल है, इसे हर कोई खोल नहीं सकता। तो वाकई मुझे भी कुछ 4-5 मिनट लग गए थे। आप सोचे कैसे खुलता होगा, देखे ना, खोल लिया है ये, देखे नहीं खुलता, लेकिन टेक्निकल है। यहाँ से यूं किया आपने और ये खुल गया। और ये देखें, ये वॉलनट की वुड है। इरफान साहब, आप थोड़ा सा बताएं अपने काम से मुतालिक, ये ज्वेलरी बॉक्स कितने वक्त में बन जाता है और ये कौन सी लकड़ी है? वॉलनट के अलावा भी किसी लकड़ी में बन जाता है? जी, इसमें पहले तो हम वॉलनट पे ही काम कर रहे थे, क्योंकि अच्छा, वॉलनट बड़ा इजीली अवेलेबल था यहाँ पे। ठीक है, और उसके कस्टमर्स भी थे। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये 2000 से पहले की है। ओके, ठीक है। 2000 के बाद क्योंकि मुल्की हालात कुछ ऐसे हुए कि लोगों की जेब में पैसा नहीं, जैसे ये बता रही हैं कि लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उसे खरीद नहीं पाते। वजह यह है कि हमारे हालात कुछ ऐसे हैं। ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमें एक सिस्टम चलाना था, सही, ठीक है, अपने घर का भी, अपने जो हमारे साथ एक टीम काम करती है उसका भी, तो फिर हमने इसको कन्वर्ट करके शीशम पे ले आए हैं। ठीक है। ये जो है स्पेशल, ये जो आपके हाथ में बॉक्स है, ये जो आप सामान देख रहे हैं, ये वॉलनट है, टिपिकल कश्मीरी आर्ट है ये। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चंद ही लोग हैं जो इस पाए का जो काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो ओल्ड एज के लोग हैं। यंगस्टर्स में एक तो मेरा नंबर आ रहा है, मेरे बाद आगे कोई नंबर नहीं है जो इतनी डिटेल में काम आपके बाद कोई ऐसा है जिस काम को संभालेगा? मैंने सोचा कि मैं आके शुएब को ज्वाइन करूं, ताकि आप एक बुक शेल्फ भी है शुएब, अगर हम वो दिखा सकें तो। बिल्कुल ठीक है जी, ये बुक शेल्फ। लेकिन उस पर जाने से पहले बस मैं जानना ही चाह रहा था कि जिस तरह अब ये वॉलनट पे ज़रा महंगा, आपने कहा कि लोगों को देखते हुए आपने लकड़ी बदल दी, ये कितने का होता है? यही काम अगर शीशम में किया जाए तो कितने का होता है? फर्क कितना पड़ जाता है? इसमें एक तो मटेरियल का फर्क पड़ जाता है, फिर काम का फर्क पड़ जाता है। ठीक है। मटेरियल की वजह से भी, और काम बेसिकली काम जो उनसे है, इतनी डिटेल वाला काम आजकल लोग करते नहीं, मेहनत नहीं, क्योंकि उसका मुआवजा नहीं मिलता। तो ठीक है। तो मतलब अब ये जो बॉक्स है, अगर आज हम बनाते हैं कमर्शियल बेसिस पे, तो कम से कम 12,000 रुपए का ये बॉक्स है। ठीक है। अब जो कि बना है वॉलनट से, जी वॉलनट में है, और इस पे जो ये जो कार्विंग हुई है। ठीक है। और ये हाथ से हुई है? ये सारा हाथ का काम है, ये सब हाथ का काम है। तभी तो इतने महंगे हैं। लेकिन ये इसलिए बहुत अच्छा है, ये इसलिए बहुत अच्छा है कि बच्चे अक्सर ना आपके जो ज्वेलरी बॉक्स चीजें निकालते हैं, गायब करते हैं। एक तो खूबसूरत बहुत है,
और बच्चों के हाथ से अगर आ भी जाएगा तो अगर बच्चा मेरी तरह का हुआ बहुत शरारती। ये तो हो गया जादू का डब्बा। अब जरा इस जादू की बुक शेल्फ पे भी आते हैं। ये बहुत रेयर है, इट्स वेरी नाइस, और ये मैंने पहली दफा देखा है। जी, एक्सटेंड हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, आप इसमें इतनी किताबें रख सकते हैं, लेकिन ये आजकल में नजर नहीं आती, किताब नजर नहीं आती। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लवर भी तो कम नजर आता है, किताब लवर भी तो। अच्छा, ये भी वॉलनट है? ये वॉलनट है ये भी। और इसको बनाने में कितना वक्त लगता है और ये किस वक्त तक बनती थी, अब नहीं होती है? देखें, ये जो था ये भी तकरीबन 90s तक, 90s के बाद खत्म हो गया ये काम, क्योंकि ट्रेड खत्म हो गया बुक्स का। Okay. तो उसके बाद हमने भी फिर उसके बाद सीडीज का जो थोड़ा सा आया, तो कुछ अरसे हमने इसको एज अ सीडी रैक के तौर पे भी यूज करवाना की कोशिश की, लेकिन वो भी लोगों को। और ये इसकी कॉस्ट कितनी होती है तकरीबन? जी, ये इस वक्त तकरीबन 8,500 रुपए का है। ये 8,500। और कितने वक्त में तैयार होता है ये? तकरीबन इसको 3 दिन लगते हैं तैयार। 3 दिन में तैयार? 3 दिन में ये। आप बताएं, कवल का फूल है ये जी, इसमें क्या होता है? अच्छा, ये पहले वक्तों में इस पे लेटर रखे जाते थे, ठीक है? ओके, मोहब्बत वाले। जी हाँ, अभी इसमें विजिटिंग कार्ड रख सकते हैं। विजिटिंग कार्ड तो खैर बहुत, और घर के बिल भी रख सकते हैं। घर के सर्टिफिकेट्स जो आपने हासिल किए हैं वो रख सकते हैं। देखें ना, ये स्पेस है इसकी, इस तरफ आप आराम से वो लेटर्स या सर्टिफिकेट्स जो स्नाद आपके पास हैं, जो आप कहीं डिपिक्ट करना चाहते हैं, वो आप रख सकते हैं। अदरवाइज इट्स अ गुड डेकोरेशन पीस एज वेल। इसमें ये वॉलनट पर है। ये भी किसी और लकड़ी पे बनता है? नहीं, ये नहीं बनता, क्योंकि मैंने बताया कि अब इसका ट्रेंड खत्म हो गया है। और ये क्यूट सा, ये मुझे डॉग लग रहा है। ये जस्ट फॉर डेकोरेशन है। ये भी जस्ट डेकोरेशन है। किसी जमाने में ये भी बहुत तैयार किए जाते थे और लोकल और फॉरेनर बहुत पसंद करते थे। और ये किस वुड पे बना हुआ है? ये भी वॉलनट है। सारा वॉलनट है, जितना आप देख रहे हैं सब वॉलनट है। ट्रेडिशनल काम सारा होता ही वहाँ वॉलनट पे है। इवन वहाँ तो जरा बेड पे, इवन आपके सारे जो वॉलनट की खासियत है ना, पूरी दुनिया में जितने भी कारवर हैं वो वॉलनट को कार्विंग के लिहाज से बेस्ट तस्वर करते हैं। कीड़ा नहीं लगता इसलिए? कीड़ा तो खैर लगता है, ऐसा नहीं कि कीड़ा, अगर कोई भी वुड को देखें, कीड़ा उस वुड को लगता है जिसको प्रॉपर तरीके से सीजन ना किया हुआ। सीजन मींस के लकड़ी की एक सॉफ्टनेस होती है, ठीक है? जितनी सॉफ्ट लकड़ी होती है उसके उतने ही चांसेस होते हैं कीड़ा लगने के, प्लस उसमें जितना मॉइस्चर होगा, ठीक है, उसको भी कीड़ा लगने के। सुखाई अच्छी तरह, मतलब उसकी सुखाई होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें टेढ़ापन ना आए, उसमें कीड़ा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है? तो इसकी खासियत ये है कि ये ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है। ओके, ठीक है। फिर लाइट कलर होने की वजह से आप इसमें बड़ा काम भी कर सकते हैं, बारीक काम भी कर सकते हैं, जो विजिबल है। ठीक है। जबकि दीगर लकड़ियां जैसे दियार है, सॉफ्ट होता है, इस पे आप बारीक काम नहीं कर सकते जैसे इस पे हुआ है, ठीक है? और अगर हम उस पर डिटेल पे काम करना चाहें तो नहीं हो सकता। इसी तरह शीशम है जिस पे आजकल हम काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि हम इतनी डिटेल पे उस पर काम नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड वुड है, ठीक है, और वो डार्कर कलर है। उस पर हम अगर बारीक काम करने की कोशिश करेंगे, एक तो मुश्किल है, अगर कर भी लें तो विजिबल नहीं है। सही, जबरदस्त। अच्छा, ये लैंप बड़ा खूबसूरत था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कितने दिन में तैयार होता है, इसकी कीमत तकरीबन कितनी होती है आज के जमाने में इस लकड़ी के लैंप की? ये जरा टाइम लेता है, तकरीबन 2 हफ्ते में एक लैंप तैयार होता है। 2 हफ्ते में? जी हाँ। ये एक पीस है जिसको आपने कार्विंग की है? एक पीस है, एक पीस है, और इसकी खूबसूरती देखें कि इसमें वायर नजर नहीं आ रही है। वेरी नाइस। वायर इसकी इधर कनेक्टेड है, वायर नीचे कनेक्टेड है, लेकिन देखिए उसकी शेप अगर देखें तो उसमें वायर आपको नजर नहीं आ रही है। कैसे इसके अंदर से वायर गुजरी है? इसके अंदर से ही वायर गई हुई है। ठीक है, अंदर से सुराख कैसे किया आपने? बस ये एक टेक्निकल चीज है ना। अच्छा, 2 हफ्ते इसीलिए तो लगते हैं। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि इस पे, अब इस पे देखें बारीकी में कितना डिटेल में काम हुआ है इसके ऊपर। मैं कहता हूं तार गुजारना ही बड़ा इम्तिहान है इसके अंदर से। अब आजकल आप देखें इस तरह के लैंप्स अगर आप देखें पाकिस्तान में जो तैयार हो रहे हैं, उनमें आपको वायर नजर आ रही है, कोई जोड़ भी नजर नहीं आता बिल्कुल। और ये 1 पीस में बना है, 1 पीस में बना है। देखिए इस तरह और भी इनका काम है, जरा हम बात कर रहे थे, लेकिन क्विकली एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, और ब्रेक पर जाते जाते उससे पहले अगर हमारा ये नागन वाली परफॉर्मेंस हो जाए तो प्लीज जरा जल्दी से वो सांप बुलाने वाला अगर आप हमें सुना दें। अच्छा, और इसके साथ हम ब्रेक पर चले जाएंगे। हाँ।
जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। England returned to Pakistan after 17 long years. Under Ben Stokes, England are a resurgent side. But they are up against Babar's fighting unit on the Shaheen's home turf. This will be a test of nerves, strategy, strength and composure. Watch the historic Pakistan versus England Test Series 2022 live and exclusively on PTV Sports HD. गेम ऑन है। गेम ऑन है। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ और रंग, कुछ और आर्टिस्ट, कुछ और आर्ट आपको दिखाने के लिए हमारे सेट पे मौजूद है। बहुत सारे लोग, बहुत सारा आर्ट और बहुत सी नई चीजें। एग्जैक्टली मोहम्मद रियाज मुगल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिल्ला वाली सरगोदा से इनका ताल्लुक है। वुडन लेकर आर्ट्स इनकी पहचान है। दुबई एक्सपो 2022 15 दिन के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अपने इलाके की नुमाइंदगी की, अपने आर्ट की नुमाइंदगी की। बहुत से अवार्ड इनको मिले, इंटरनेशनल भी और फॉर श्योर नेशनल लेवल पर भी सदारती सिविल अवार्ड याफ्ता है। आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फरीद अहमद साहब। ट्रक आर्ट पे काम किया, जो उससे पहले हमारी मेहमान आई थी, उन्होंने भी जिस तरह बताया कि बच्चों ने बहुत ज्यादा उनका पसंद किया ट्रक आर्ट, तो ही इज द मैन बिहाइंड दैट जो ट्रक आर्ट करते हैं। ट्रक आर्ट यहाँ पे डिस्प्ले भी है, ट्रे से लेके देख मगर प्यार से द बोर्ड, इट्स ब्यूटीफुल। और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ढोली नवाज रिजवान हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। इनका आर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। फन को जिंदा रखने वाले हैं लोग ये, जिनकी आज हम आपसे बात कर रहे हैं। सरदार अब्दुल वाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनका साज बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए बहुत नया सरोल। अब वो किस जबान का लफ्ज है, क्या उसकी हिस्ट्री, हम उन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थोड़ा सा बजा के दिखाएंगे इसको। इनसे आगाज करते हैं, मेरा ख्याल है सबसे डिफरेंट मुझे ये लग रहा है। ओके ये सितार और गिटार का भाई है। बादशाह है, बड़ा भाई है जी उसका। वेरी नाइस, क्या खूबसूरत साज है। Very nice.
वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत आला। लैला ओ लैला। बहुत आला, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। और ये सुन के ऐसे लगता है जैसे हमारे कल्चर की एक पूरी फिल्म आंखों के सामने चल रही हो, ट्रेडिशन की। ये किस चीज से बनता है, ये कौन सी लकड़ी है इसमें? ये शीशम में बना हुआ है। इसकी ये जो आप खुद बनाते हैं? कितने वक्त में बनता है ये? 2 महीने लगता है। 2 महीने। और ये मुझे लगता है कि बहुत महंगा होगा क्योंकि ज़रा मेहनत से बना है और इतना खूबसूरत है वो। ये हमने सुना लैला और लैला, तो अली जफ़र भी याद आए और अरूज भी मुझे याद आई। ज़बरदस्त इन्होंने ये गुनगुनाया था। चलें, अब मेरा ख्याल है नहीं, ढोल पे एंड पे आएंगे, पहले हम आर्ट पे चलते हैं और रियाज मुगल साहब की तरफ चलते हैं जो लकड़ी को एक नया रंग देते हैं। वो जो ब्लू कलर का है, एक प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा व्हाट एग्जैक्टली दैट इज़, और ये आर्ट आपने कैसे सीखा? जी, ये आर्ट इसको कहते हैं लैकर आर्ट। पहले कहते थे इसे जंदरी का काम। जंदरी ये लाख कलर होता है, पेंट नहीं होता ये। अच्छा। और सारा वुडन शीशम के ऊपर होता है। शीशम जितनी भी है हम इसमें यूज़ करते हैं। और आज जो अभी ये आप लैंप्स देख रहे हैं, इसमें ज्वेलरी बॉक्स भी है, इसमें ये लासानी के ऊपर हम कलर करते हैं। और जो ये साथ में ये कलमा मुबारक रखा हुआ है, ये शीशम से बना हुआ है, वुड है ये खालिस। और ये हम जो इसके ऊपर ये काम के 3 लेयर्स लगाते हैं। नहीं, पेंट नहीं होता ये? पेंट नहीं होता। ये क्या होता है? पेंट एक ये लाखदाना होता है जो इंडिया से आता है। अच्छा। ये फर्नीचर में भी जिससे सिल्वर पॉलिश होती है ना, करने के लिए ये वो होता है। अच्छा। पेंट तो धूप में खराब नहीं होता, इसे धूप में रखेंगे तो खराब भी हो जाता है। और ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है, ये भी लकड़ी का बना ये हुआ है? लकड़ी का बना हुआ लैंप्स है। ये इसमें लाइट्स निकलेंगी। ये निकलेंगी? हाँ जी, ये देखें, हमने ये नया बिल्कुल लोग विरसा के लिए नया अंदाज, ज्वेलरी बॉक्स भी है ये। अच्छा, ऊपर ज्वेलरी बॉक्स है और अंदर से लाइट्स निकलती हैं। जी जी, ये हमारी जो खास तहसील है ना सिला वाली, जिला सरगोदा की, जी। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा। हमारा जो सामान है पूरे वर्ल्ड में जाता है। और जितने भी अब गिफ्ट जाते हैं वो सारे हैंडीक्राफ्ट के जाते हैं। ऑनलाइन बड़ा काम हो रहा है हमारे। ये वहीं पे सिर्फ काम रहा है, इंडिजिनस आर्ट है वहाँ का? जी बिल्कुल, ये हमारे बुजुर्ग लाए थे इंडिया से, कैथल जिला करनाल, जहाँ के लियाकत अली साहब थे वजीर आजम हमारे। जी। तो हमारे बुजुर्ग वहाँ से 2-3 घर आए थे सिला वाली में। तो वहाँ पे अब घर घर काम होता है, जैसे सियालकोट गुजरांवाले होते हैं ना, अब 8-10 हज़ार लोग घर घर काम कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा यूनिटें, हमारा सामान यूके, बरतानिया, यूरोप और मलेशिया, जापान, दुबई, सब में जाता है। यहाँ पे रिस्पांस कैसा मिला है? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो लोग विरसा में तकरीबन 32 साल से आ रहा हूँ। अच्छा। तो मैं तो यहाँ बच्चा था जब आता था, लेकिन लोग विरसा पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफार्म हमें मिला है कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से कि लोग विरसा ने हमें पूरी दुनिया में जितने भी तमाम सूबे हैं बशमूल पंजाब, पूरी वर्ल्ड के अंदर हमें मुतारफ़ करवाया। और उस दौर में मुतारफ़ करवाया जब कोई आ भी नहीं सकता था इस्लामाबाद, ओल्ड दौर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लोग विरसा के साथ हमारी जो रावलपिंडी लाहौर आर्ट कौंसिल है, सरगोदा आर्ट कौंसिल है, क्योंकि हम अब सरगोदा की और रावलपिंडी और लाहौर आर्ट कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन सरपरस्ती लोग विरसा की है। सही। इसमें ये एक चीज़ होती है कि हमें स्टॉल्स जो होते हैं, हमें कन्वेंस, हमें रहने की, ये बिल्कुल जो है ना खुद ही बर्दाश्त करते हैं। और आवाम को हम जितना भी सामान है हम इनको बिल्कुल कम रेट पे यहाँ पे देते हैं। ये नहीं कि सुपर जी बहुत उनको फायदा होता है। इसके अपर साइड पे ये जो सिल्वर कलर इतना ज्यादा शाइन कर रहा है, बड़ा खूबसूरत, ये बहुत बारीक काम लग रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्या यूज करते हैं? ये लोहे की कलम हमारे पास होती है, उससे हम इसको स्क्रैच करते हैं, नीचे से कलर निकलते हैं, जो भी होता है ये सारा फ्री हैंड ही है काम। ये इसमें कार्विंग के हमारे पास टेबल्स भी हैं,
इसमें कैंडी जार भी हैं जैसे आप देख रहे हैं, लैंप भी हैं, इसमें क्लॉक्स भी हैं हमारे पास, इसमें बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारे पास, जितनी भी आप देखेंगी आला से आला हमारे पास। आप शहर का विज़िट करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको चीजें मिलेंगी वहाँ पे। और ये मैं एक लेकर भी आ गया चुपके चुपके वहां से। जी। देखने में भी लगता नहीं है कि ये लकड़ी का है, बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल लगता है। तो लकड़ी को कितना एक नया सा अंदाज आप दे देते हैं कि लगता नहीं, कि लगता है कि शायद सिरेमिक है, गिरेगा टूट जाएगा, टूटेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं, लकड़ी का है। जी जी, लकड़ी ये टूटती नहीं है। आपको ना पहचानने में गलती हो रही है, इसलिए मुझे आना पड़ा है, क्योंकि ये लकड़ी का नहीं है, सिरेमिक आपने ठीक पहचाना। अच्छा, वो सामने वाला था, ये आप रख लें, मैं भी कहूँगी मुझे लग रही है लकड़ी, ये पहले से टेबल पे पड़ा है। अच्छा हमारे वाले, सॉरी ये तो अपना वाला है, हो जाती है गलती यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। ये वापस रख दें, ये मेरा आर्ट है। ये कैमरा, ये सारा देखें वुड से बना हुआ है, ये सारा फ्री हैंड काम है। इसको हमने कलमा मुबारक मैंने खुद लिखा हुआ, ये मेरा अपना काम है किया हुआ। ये कितने वक्त में तैयार होता है? ये आर्ट तो एक दिन में हो जाता है। अच्छा। और इसको कलर करने में भी एक दिन लग जाता है, इसको सुखाने में, इसको सीजन करने में तकरीबन 6 माह लगते हैं लकड़ी को सीजन करने में। अब करीब आया हूं तो मालूम हुआ है कि जो ये इतनी अच्छी कार्विंग हुई है, सुराख किए हुए हैं, कट किया हुआ लकड़ी को, तो अंदर से लाइट निकलती है। अच्छा, ऊपर ज्वेलरी बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स है ये, जबरदस्त। शुएब ने सारे लॉक खोलने के तरीके ढूंढ, लेकिन ये देखें, ये सबसे खास चीज है, ये मैं टांग के फिरा करूंगा यहाँ पे ऐसे। और सर हमारी तहसील की खास बात मैं आपको बता दूं। जी सर। हमारी सिला वाली तहसील की खास बात ये कि हुनर से प्यार करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब देखें घर घर का पूरे वर्ल्ड में खुद ही डिजाइनिंग करते हैं, खुद ही काम करते हैं। इल्म और हुनर से प्यार करने और मेहमान नवाज लोग हैं हमारे, माशाल्लाह। और शाहीनों का शहर सरगोदा की तहसील है सिला वाली। अच्छा शुएब, आपने अपने मतलब की चीज उठाई, ये मेरे मतलब की चीज है। इसके ऊपर लिखा हुआ है खैरनाल जा, और ये चाय की केटल है जो किसी जमाने में होती थी, अभी ये नहीं नजर आती, कम कम नजर आती है। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये ट्रक आर्ट। फरीद साहब, अब आपके आर्ट की बात हो रही है, देख मगर प्यार से। असल ये जो आपने चैलेंज उठाई, ये ताम चीनी है। ताम चीनी जी, पुराने वक्तों में चलती थी, होटलों में, ठापों में चलती थी। इसके वक्त में चलती थी, सारे पुरानी है। मैंने बचपन में देखी, गाँव में होती पुरानी है। हाँ। ये ट्रक होटल पे यही चल के चलती थी, अभी भी चलती है ट्रक होटल से, अभी तक ट्रक होटल जाती है ये। भाई उधर जो चाय मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। आप एग्री अच्छा, ये अभी बहुत महंगी होगी, इसलिए इसकी जो मांग कम हो गई है। अब उसकी जगह वो मैग्नेट स्टील आ गई है। ठीक है, वो सस्ती है। उसमें ये क्या मटेरियल है? ये आर्ट के अंदर ये जो जुमला होता है, खैर नाल जा, खैर नाल आ, देख मगर प्यार से, ये कौन सा फ्लेवर होता है, कैसे ऐड होता है? ये एक अपना मेहमान के लिए एक अक्कासी करता है कि मेहमान अच्छे जुमले मेहमानों के होते हैं, जैसे खैर नाल आ, खैर नाल जा, भाई एक माँ बात जा बेटा, खैर नाल तो जा। ये किसके लिए बनाया आपने? ये सबके लिए बनाया है। ये हर उस बंदे के लिए जो इधर उधर मतलब फालतू में बैठा हो और उसको कोई घूर रहा हो, तो क्या देख मगर प्यार से। ये आप सबके लिए जी, आप मुझे जरूर देखने के प्यार से देखें। हाँ, प्यार से। अच्छा, इस तरह बहुत अच्छे हैं जी। माँ की दुआ, जन्नत की हवा, घरों के बाहर आप आराम से हैंग करें एट द एंट्रेंस, बड़ा खूबसूरत लगता है ये। और ये बॉक्स है, यानी छोटा वाला ट्रंक है ये, वो बड़े वाले ट्रंक में रजाइयाँ भर के रखते हैं, छोटा वाला ट्रंक है, इसमें क्या रखा इसे संदूक कहते थे पहले। अच्छा, इसमें आपकी वो सारी चीजें रखी हुई हैं सर, जो कि खराब हो सकती हैं। और वो जो मैंने केटल दिखाई थी ना, उस तरह की एक ये बड़ी केटल भी, मुझे सिर्फ चाय वाली चीजें क्यों नजर आ रही हैं? मतलब माना मुझे चाय का शौक है, लेकिन ये देखें, ये भी केटल है चाय की, और ये अभी नापैद नहीं हुई, ये चलती है अभी। असल ये हमारे केपी में चलती है अभी भी। हाँ, ये अभी तक चलती है। और ये केपी की बात हो रही है तो पखैर आगले भी। और ये अपना रक्षा बीच में लेकर आ गया हूँ इनकी गुफ्तगू में। पंजाब से रक्षा, ये पंजाब का रक्षा किधर का है? नहीं, ये रक्षा तो पूरे पाकिस्तान हर जगह चलते हैं। केपीके भी चलता है, पंजाब में भी चलता है। अच्छा, वैसे ये ट्रक आर्ट रिक्शे के ऊपर ऐसे नहीं लगता बहन भाई हैं दोनों, रिक्शा और ट्रक? असल जो ट्रक आर्ट जो है ना, वो बसों में भी होता है, सुजुकी में भी होता है, रक्षों में भी होता है। हालांकि वो जो ट्रैक्टर ट्राली है उसमें भी होता है। ओके, वो भी ट्रक आर्ट में शामिल। और अच्छा, जूतों में भी ट्रक आर्ट आपने किया है? जी जी, जूतों में भी मैंने किया है। ये और अब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा उसको ना पसंद किया जा रहा है, जूतों पे ट्रक आर्ट। जरा हर नई चीज पे ट्रक आर्ट, हम भी किसी जगह पे कोने पे कर लें ट्रक आर्ट, अपने सेट पे हो सकता है। कोशिश करते हैं, हमारा वो वाला लैम्प है, जो चीजें आप नहीं पहचान रहे अपनी, उनके ऊपर हम ट्रक आर्ट करवाते हैं। मेरा ख्याल है अब चलते वापस अपने नशिस्तों की तरफ और ढोल की तरफ आएंगे, अपने पवेलियन में चलते हैं और फिर ढोल परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है ना इस पवेलियन से है।
तो रिजवान साहब आपकी तरफ आते हैं, और आपका आर्ट कितना पुराना, कब से आपने सीखा, किस तरह आप इसको लेकर आगे चल रहे हैं? मेरे दादाजी थे, ओके, मेरे वालिद साहब, ओके, और उनके बाद मैं काम कर रहा हूँ, ओके। लोक विरसा की तरफ से मेरे दादाजी ने 16 मुल्कों में परफॉर्मेंस किया है। माशाल्लाह। इसी लोक विरसा ने मेरे दादाजी का मुजस्मा बनाया है म्यूजियम में। चले फिर अब गुफ्तगू तो हुई, वक्त बड़ा मुख्तसर है, तो मेरा ख्याल परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं, और साथ अगर सलमा चाहे तो भंगड़ा डाल सकती है। नहीं, शुएब ने पहले से तैयारी की हुई है, बल्कि शुएब ने तो ब्रेक में स्टेप भी सीखे। सबसे पहले चले भाई शुरू, पंजाब से स्टार्ट करें। पंजाब से स्टार्ट, क्या बाकी सूबों के भी आप बजा लेते हैं? चारों सूबों के। अब बस के बाद मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा, केपी, अब सूबा बलोचिस्तान, केपी से अब सूबा सिंध, सिंध आ गई। जबरदस्त। सिंध के अलावा भी कहीं साथ जाते हैं? आज हमने शुएब का टैलेंट भी देखा भाई, वाह मजा आ गया। सिंध के अलावा भी कहीं का बजा लेते हैं? डिस्को, डिस्को